डिस्कस केमिस्ट्री द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। और इसमें देखो कि इसमें आपको एग्जांपल से बताए थे कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। तो एग्जांपल, इफ आई हैव टू नो योर आइडेंटिफिकेशन, कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जैसे कि आप मानो कि कोई एलियन है, कोई दूसरे ग्रह का आदमी है और आपका आइडेंटिफिकेशन जानना चाहता है, ठीक है। तो कोई दूसरे प्लेनेट का है और आपका आइडेंटिफिकेशन जानना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले देखिएगा कि वर्ल्ड में आप कहाँ रहते हैं। आप मतलब यूनिक हैं, पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, तो वो आपके बारे में जानना चाहता है। तो आप वो पहले क्या देखेगा कि वर्ल्ड में आप कहाँ रहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में। वो जानेगा कि हाँ वो और ये अर्थ पे तो कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिनेंट में इतने सारे कंट्रीज हैं और ये भी कंट्रीज में जो है वो ये इस कंट्री में जो है ये वाला आदमी रहता है जो यूनिक है, एकदम पर्सनालिटी उसकी यूनिक है, ठीक है। तो वो ऐसे जानेगा। तो वर्ल्ड में जो है आपके पता है आपको कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं और सभी 7 कॉन्टिनेंट में से आप कौन से कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते हैं, एशिया, ठीक है। तो एशिया में अब इंडिया कंट्री में। तो उसी तरह से ये क्वांटम नंबर जो है ना वो डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबसेल में एग्जिस्ट करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, जैसे कॉन्टिनेंट बताएगा कि आप कौन से कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में रहेंगे, फिर उसके बाद कंट्री बताएगा। तो ये डिफाइन करता है आपके क्या, आपके कॉन्टिनेंट को, या आप बोल सकते हैं आपके कंट्री को या स्टेट को, यू कैन से। तो इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, या हम लोग बोल सकते हैं कि हिस्ट्री के टर्म्स में या पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में आपको कंट्री को भी स्टेट पहले बोला जाता है। तो कौन से स्टेट में आप जो है वो डिफाइन मतलब रहते हैं आप। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको डिफाइन करता है। एन बताता है कि कौन से सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गया है या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है पॉइंट। गया है इसलिए बोले हम कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट कराते हैं, एक्साइट कराएंगे मीन्स उसके एनर्जी लेवल को हाई करते हैं। तो एक्साइट करके फर्स्ट सेल से दूसरे सेल में वो जाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन। सबको पता है ये पार्ट। तो एन डिटरमाइंस कि इन विच ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है कि पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है कि डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है कि एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट कि एस ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो एस की सबसे कम एनर्जी होती है, उससे ज्यादा किसकी एनर्जी होती है, पी की होती है, उससे ज्यादा डी की होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, एफ की। एस पी डी एफ। हाँ जी, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। यस, आयोनाइजेशन एनर्जी, यू टेल मी अबाउट व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। Energy required to remove an remove an electron. Yes, you are right. Tell me about that. The next part of this. The energy required to remove an electron from its outermost cell. ठीक है। तो जो भी outermost cell में electrons present होते हैं किसी भी एटम में, तो किसी भी एटम में जो outermost cell होता है उसमें जो electrons present होते हैं उसको हमें remove करने के लिए जो एनर्जी हमारे पास required होती है वही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और बताया थे हम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कि मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन से एटम में है और कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर करेंगे। बाकी आपको एच के बारे में बताए थे, ठीक है, एनर्जी बताए थे ना। एच मीन्स हाइड्रोजन एटम के लिए ई की वैल्यू बताए थे ना फर्स्ट। E1 क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। E1 कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। En इज इक्वल टू बताए थे ना -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, तो कितना हो जाएगा अगर मान लो n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी। और n इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी होगी, पूछ तो आपको -13.6। n इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी होगी, अपॉन 2 कर देंगे, तो अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितनी हो जाएगी 3.6 होता है ना, तो 3.4, ठीक है, 3.4 होगा 16, हाँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ना सबको। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये माइनस में होगा। तो ये सभी चीजें आपको रिवाइज करनी है, इसलिए कि क्वेश्चन आपके जनरल साइंस में भी डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल में हाइड्रोजन का जो है वो एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपसे पूछ ले किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एसपीडीएफ की,
ठीक है। फिर क्वांटम नंबर के बारे में आपने पूछ लिया, क्वेश्चन यही आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और नाम अलग अलग दे देते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n determines the subshell number in which the electrons are present, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो आपका n डिटरमाइन करता है। तो n इज इक्वल टू, हम आपको बताए थे फॉर s सबसेल व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ n। s का आपका शेप कैसा होता है, जैसे स्फेरिकल इन शेप बताए थे। p का कैसा होता है, डाउन वेल, एंड d का कैसा होता है, डबल डाउन वेल, f का कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है सबको? तो फॉर s सबसेल n इज इक्वल टू 1, फॉर p सबसेल n is equal to what we can say 2, and the next part is for d subcell. If you talk about d subcell, तो d subcell में क्या होगा, n is equal to what we can say 3, and for f subcell you can easily say that ये subcell के लिए सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो for f subcell n is equal to 4. This point is clear to all of you or not? Yes, clear है ना? तो ये आपका n बताता है, मतलब कि आप कौन से कॉन्टिनेंट में हैं, तो एशिया में है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, किसी भी एटम में, तो वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। क्लियर है ना सबको? यस, दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n आपको 1 2 3 4 होता है, और भी हो सकता है 5 भी हो सकता है अगर आगे होंगे तो, लेकिन जो हमारा प्रेडिक्ट टेबल है, प्रेडिक्ट टेबल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो टोटल कितने हैं, 2016 के अकॉर्डिंग जो है हम देखें तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 118 है हमारे प्रेडिक्ट टेबल में, जिसमें से 94 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट माने जाते हैं। एज यू कैन से 94 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। क्लियर है जी सबको? एंड रेस्ट आर द एलिमेंट विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो ये प्रिपेयर्ड होते हैं लेबोरेटरी में, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इससे एक चीज याद आया, इसको यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। लेबोरेटरी, कैन यू टेल मी कि बर्जेलियस हाइपोथेसिस किसी ने पढ़ा है, किसी को याद है व्हाट इज बर्जेलियस हाइपोथेसिस? उनके जो मास्टर थे, जो गुरु थे, उन्होंने बोला था कि यूरिया कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, यूरिया को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, लेकिन बर्जेलियस ने हाइपोथेसिस दिया था ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यस, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका क्या आया था, यूरिया। तो यूरिया भी आपका क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। तो उन्होंने देखा कि इसको हम लोग जो है लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, तो यूरिया को फिर उन्होंने बनाया, बर्जेलियस ने कहा कि यस इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। हाइपोथेसिस था वो वैसा, तो इसलिए हम बोले कि उसको हाइपोथेसिस है। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला आपको पूछ लेता है। यस, NH2 CONH। यस, यूरिया का आपका केमिकल फार्मूला पूछ लेता है, NH2 CONH2। तो ये आप यहाँ से जो है वो कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अब आगे केमिकल फार्मूला तो आपको लिखवाएंगे ना, सबका याद है ना सबको जी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, यस, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में केमिस्ट्री की, मिल्क ऑफ, यस, उसको बोलते हैं एंटासिड। किस चीज में यूज किया जाता है, एंटासिड। जब एसिड में आपका स्टमक में प्रोडक्शन हो जाता है ना HCl का, एसिड का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू, एंटासिड यूज करते हैं, नहीं तो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी SCO3। व्हाट इज दिस, क्या हो गया, सब माइंड से चला गया, उड़ गया है सर, है ना। तो और नेक्स्ट आपको लिखवाया था ना, लाफिंग गैस का क्या होगा, N2। यस, कोई NO2 भी बोल रहा था क्या, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं, जैसे CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड ना, वैसे उसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ जी, क्या आपको केमिकल रिएक्शन पूछेगा, CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, लाइम वाटर नहीं, लाइम स्टोन बोला जाता है, चूना पत्थर हिंदी में बोलते हैं उसको, CaO। ये सब पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है और लिखवाए हुए हैं, और अच्छे से इसको याद रखना चाहिए। COH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस क्या होगा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटास किसको बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास, KOH। कैसा, एक्वा रेजिया,
काफी इंपॉर्टेंट है। 3 रेशियो 1 है। 3:1 कौन सा एसिड होता है? दो तरह के एसिड होते हैं, आपको नाइट्रिक पता है एसिड ना? और सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, नाइट्रिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एज वेल एज SNO3। सबको याद है? एक्वारेजिया, बोरेक्स, बोरेक्स याद है? B2 नहीं, नहीं सोडियम भी उसमें होता है बोरेक्स में। ब्राइन किसको बोलते हैं? ब्राइन, ब्राइन ब्राइन NaCl+ वाटर। Na सोडियम NaCl प्लस वाटर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना सबको? आगे और भी बहुत सारे हैं। पोटासियम, पोटासियम का फॉर्मूला क्या होगा? सॉप का फॉर्मूला क्या होगा जी? सॉप लिखवाए थे पोटासियम का फॉर्मूला। पोटासियम का क्या हो गया? यही तो आपका इंपॉर्टेंट होता है, पोटासियम का याद रखने का। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बताए थे ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो डिस्कस किए थे, कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4.5H2O को ही ब्लू विट्रोल बोलते हैं। और वो आपको उसका कलर भी बताए थे, ब्लू होता है इसलिए उसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट का सेल्फ कलर जो होता है ब्लू होता है। समझ में आ रहा है ना सब? ये सब चीजें आप लोग क्या कर रहे हैं? कब लिखवाई थी? आप लोग थे ना? आप तो थे। हाँ, आप नहीं आए थे? कोई नहीं, हम पढ़ाए अभी फर्स्ट केमिस्ट्री के जो है सेकंड या थर्ड लेक्चर में। कोई नहीं हुआ? नहीं, आप आए थे, आप भी आए थे। हो सकता है नहीं आए होंगे, लेकिन अब वो एक लड़का था ना, वो साथ में बैठा था, वो भी आया था। दैट वाज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। फिर सीक्वेंस में हम लोग वहां पे जाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखो केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम लोग वही डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी के बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, काफी क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। उसके बाद हमारा होगा मेटल एंड नॉन मेटल्स, और इसके बाद कार्बोनेट्स कंपाउंड। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल से भी पूछे जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताएंगे शॉर्ट मेथड याद रखने का उसका। मेटल एंड नॉन मेटल में मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है। फिर पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट अल्कली मेटल्स कह जाते हैं, कौन से एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप, मतलब जो भी हम बोले। फिर पीरियड के बारे में, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी आस्किंग इन योर एग्जामिनेशन। हाइड्रोजन एटम की सीरीज होती है सर, बार-बार फॉस्फेट। हाँ, वो सब भी इसमें। हाँ, इसके बाद हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइमन, बार्मर, पास्चर, ये सभी है ना, हम्फ्रे, फंड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट होता है फंड भी होता है, जब ट्रांजिशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉर F सब सेल क्या हो जाएगा? N = 4। ये समझ में आया ना सबको? तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया? तो सेकंड नंबर क्या था इसका? सेकंड नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आपका सेकंड नंबर था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। सैंड का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? बताते चलेंगे या हम लोग ऐसे याद भी रखते चलेंगे, साथ साथ में पढ़ लेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सैंड का क्या होता है आपको पता होगा? सैंड, सैंड बालू। हाँ, सैंड सिलिका ऑक्साइड। हाँ, सिलिका को ही बोलते हैं सैंड, और वो होता है SiO2। पता है ना सबको? और पोटासियम का थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए कई लोग जो है वो याद करके उसको दूसरे से पूछते भी रहते हैं। ऐसे नो कि K2SO4.Al2SO4 का होल साइज into 24H2। ठीक है, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो देखेंगे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपका ये किससे नोट करते हैं जिसको, इसको किससे नोट करते हैं? L से। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के बहुत सारे नाम हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताए थे पिछले क्लास में। सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है ना, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और क्या बोल सकते हैं? एल। तो और कोई क्वांटम नंबर बोल सकते हैं इसको? हाँ,
subsidiary quantum number. Yes. The azimuthal quantum number is subsidiary quantum number. आपने कुछ और बोला था बट कोई बात नहीं, subsidiary quantum number. I know about that. ठीक है ना, देखो आगे चलते हैं हम लोग. L is equal to, ठीक है, तो L कहाँ से कहाँ तक होता है हम लोग देखते हैं. तो L जो है वो 0 से होता है n-1 तक. L की वैल्यू जो होती है, अब L किसके ऊपर डिपेंड करेगा? n के ऊपर. इसलिए कि आप कौन से कॉन्टिनेंट में आप रहते हैं, तो कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है, तो कंट्री किसके ऊपर डिपेंड करेगी ना कि हम कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं. तो उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर. के इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कौन से सबसेल में है, उसके बाद L जो होगा आपका 0 to n-1, मतलब कौन से ऑर्बिट में. मतलब अब उसको डिफाइन करेगा कि S में जो है वो कौन से ऑर्बिट में है, 1s में है कि 2s में है कि 3s में है, ठीक है, कि 2p में है. और p नहीं होता फर्स्ट में, n=1 में p नहीं होता, एब्सेंट होता है, केवल s होता है. ठीक है, n=2 में p होता है, 2s 2p बताया था पिछले क्लास में आपको. तो 2p में है, ठीक है. तो ये आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये कौन से ऑर्बिट में ये जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तब s में भी जो है वो कौन से में, s में है कि p में है कि d में. इसमें तो कौन से सबसेल में है, ठीक है, s सबसेल में है कि p सबसेल में है कि d सबसेल में है कि f सबसेल में है. ठीक है जी, समझ में आया. लेकिन इसमें अब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिनोट करता है कि अब 1s में है कि 2s में प्रेजेंट है कि 3s में प्रेजेंट है कि 4s में प्रेजेंट है. s में तो है, लेकिन कौन से वाले s में है, 1 वाले फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में. ठीक है, तो ये आपको कौन डिटरमाइन करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि L की वैल्यू 0 to n-1 है. तो फॉर S सबसेल, इफ यू टॉक अबाउट फॉर S सबसेल, S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी जी? L इज इक्वल टू 0 होगा. N की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाता है. क्लियर है. S सबसेल के लिए L की वैल्यू पूछ लेता है आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. इट इज क्लियर टू यू ना. ओके, फॉर P subcell, if you talk about for P subcell के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-1. तो n is 2 and 2 - 1 will be 1. For D subcell, if you talk about D subcell, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L की वैल्यू कितनी होगी? 2. उसी तरह से for F subcell, सबसेल, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? क्लियर है सबको? इसको L से डिनोट करते हैं. L डिफाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिट. इसमें लिख लो L डिफाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ठीक है. इसको एजीमुथल को हम लोग एंगुलर भी बोलते हैं. ठीक है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है. कभी कभी हम इसको सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और एजीमुथल को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है. इसके काफी नाम हैं, लेकिन जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो याद रखते हैं. एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर इज आल्सो यू कैन से कि एंगुलर क्वांटम नंबर. समझ में आया ना सबको? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद नेक्स्ट आपका होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे m से डिनोट करते हैं. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस. m से डिनोट करते हैं. m की वैल्यू क्या होती है? व्हाट अबाउट दिस? तो m की वैल्यू जो होती है वो आपकी माइनस l से l तक होती है. दिस पॉइंट इज क्लियर. बाय l डिनोट द एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस l to l. This is the value of what this magnetic quantum number denotes. It denotes the orientation of electrons in
3D space, ठीक है। तो means we can say that he determines the, yeah, defines the, determines the orientation of electrons in 3D space, या स्पेस लिख सकते हैं, 3D भी लिख सकते हैं, या स्पेस, इन स्पेस। तो स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन होता है उसको ये डिटरमिन करता है, ठीक है। तो इट डिटरमिन्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D या इन स्पेस। इसमें आपका ये शेप ऑर्बिटल्स का आप बोल सकते हैं कि शेप को भी डिफाइन करता है, या साइज को बोल सकते हैं एक्चुअल में। तो ये आपका शेप एंड साइज को भी डिनोट कर सकता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल मींस कौन से, अगर 3s होगा तो कितना बड़ा होगा, sp/df, तो आपका शेप भी डिटरमाइन करेगा। It determines the orientation of electrons in 3D space। जैसे शेप पूछा जाएगी, कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो शेप को डिटरमिन करता है, तो शेप में क्या हो जाएगा, पहले sp/df, तो ये आपका शेप हो जाएगा, ठीक है। तो n = 1, तो शेप को आपका डिफाइन कौन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये डिफाइन करता है कि कौन से जो है वो सेल में प्रेजेंट है, कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सब सेल को भी डिफाइन करता है और उसका शेप को, इसलिए कि sp/df में प्रेजेंट है। तो s का अलग शेप होता है, p का अलग शेप होता है और d का अलग शेप होता है, एज वेल एज यू कैन से कि f का अलग शेप होता है। तो व्हाट वी कैन से कि sp/df सबके शेप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और चेंज होते हैं। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबसेल में जाएगा। इसका मतलब शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज आल्सो डिफाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर साइज की बात करें तो कौन से साइज में, तो साइज किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू। इसलिए कि 1s फिर उसके बाद 2s 2p, तो साइज आपका एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो साइज अब सबसेल की बढ़ती जाएगी। तो साइज जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है शेप एंड साइज के बारे में, तो शेप आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है और साइज कौन डिफाइन करता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो आपका डिफाइन करता है। क्लियर है ना सबको? यस, यू आर क्लियर विद दिस पार्ट, ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपने देखा। तो अगर हम बात करें फॉर एस सबसेल, तो फॉर एस सबसेल में देखो आप, एस सबसेल में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0 to 0, तो m की वैल्यू 0 होती है। तो एस सबसेल के लिए m 0 होता है। समझ में आया? फॉर p subcell, if you talk about for p subcell, what is the value of magnetic quantum number m? m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी -1 to 1, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1 to 1। क्लियर है सबको? तो p में जो है आपको -1 to 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? तो -1 to 1 मीन्स -1 भी होगा, फिर 0 भी होगा और 1 भी होगा। तो आपको पता है ना p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में ऑर्बिटल्स होते हैं आपके 3। फॉर d सबसेल, तो d सबसेल में क्या हो जाएगा, m = -2 to 2, इसमें क्या हो जाएगा, m की वैल्यू -2 भी होगी, -1 भी होगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी। एंड फॉर f सबसेल, इफ यू टॉक अबाउट फॉर f सबसेल, f सबसेल में m की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3 से 3, तो this becomes -3 -2 -1 0 1 2। This point is clear to you or not? क्लियर है सबको? ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आया सबको? नेक्स्ट पार्ट इज, इसमें देखो एंगुलर क्वांटम नंबर की में इसमें आपको पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम ही पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो एंगुलर मोमेंटम आपका होता है √ एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम आपको पूछा जाता है √L × L + 1 × h/2π। ये भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वो होता है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is equal to √L × L + 1 × h/2π। ये आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका f सबसेल समझ में आ रही सबको। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कि स्पिन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो स्पिन डिफाइंस द रोटेशन, कि मतलब वो कैसा रोटेट कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एक आपका क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एक स्पिन ऐसे बनता है और एक स्पिन ऐसे बनता है। तो आप बताएंगे क्लॉकवाइज कौन सा होगा और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा। तो देखो ये आपका जो होता है ये क्या होता है आपका, ये क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, और ये स्पिन जो है वो कैसा घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज होता है तो इसका स्पिन माना जाता है +1/2। तो +1/2 इसका स्पिन होता है जो क्लॉकवाइज मूव करता है, एज वेल एज जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इसका स्पिन कितना हो जाएगा। तो S से डिनोट करता है S = -1/2, S = +1/2। तो दिस इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस, यू वांट टू से समथिंग। So this is your spin quantum number. So spin quantum number S = +1/2 and this is S = -1/2. तो ये आपका हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर सब सेल में पूछें तो सब सेल S सब सेल के लिए क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, +-1/2 होगा। तो सभी सब सेल के लिए आपका +-1/2 होगा, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि कौन से सब सेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो S सब सेल के लिए की भी क्या होगा, for S सब सेल if you write तो S = +-1/2, P के लिए भी क्या होगा S = +-1/2, D के लिए क्या होगा S = +-1/2 and F के लिए also you can say S = +-1/2। means it determines the rotation of the electron. Electron is rotating clockwise or in anti-clockwise direction. Electrons are rotating in anti-clockwise or clockwise rotation. ये आपको शो करेगा, कौन स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन कैसा हो रहा है। इसलिए कि ओवरऑल जो इफेक्ट होता है किसी भी सबसेल में, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इसका क्या होगा, इफेक्ट होगा किसके ऊपर, ऑर्बिट्स के ऊपर। तो इस ऑर्बिट को एक इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट होगा उसको ओवरकम करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ताकि इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए और सेल्स या एटम हमेशा स्टेबल रहे, ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। इसी को तो बोर्ड्स ने बाद में जो है, बोर्ड्स के बाद जो स्क्रोडिंजर आए थे, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो आया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इन सब चीज़ों को। क्लियर है ना सबको? क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यस नहीं है ना, ठीक है। राइट डाउन ऑल दिस, लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि 1s के लिए, इफ यू टॉक अबाउट 1s के लिए n की वैल्यू आप बताएंगे, n इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू आप बताएंगे एज वेल एज m की वैल्यू बताएंगे और s की वैल्यू बताएंगे। तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कितनी होगी जी, 1 होगी। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। m की वैल्यू क्या होगी, 0। सबको समझ में आ रहा है ना। s की वैल्यू +-1/2 ये डिटरमिन करेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन हो रहा है। 2s के लिए अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट 2s, तो 2s के लिए n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू क्या होगी, 1। समझ में आ रहा है ना सबको? इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, 0 और 1। यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको ये चीज टेकअप किया है। क्लियर है ना। तो s के लिए हमेशा l की वैल्यू क्या हो रही है, 0। लेकिन अगर हम 2s लेंगे तो 2s के लिए मतलब n = 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n - 1। 0 to 2 - 1 मींस 0 और 1 दोनों होगी l की वैल्यू। लेकिन 0 जो होती है वो किसके लिए होती है, s के लिए ही होता है 0। 2s के लिए आपका 0 होता है और 2p के लिए 1 होता है l की वैल्यू। समझ में आया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आपको ऐसे लिख देते हैं। 1s के लिए for 1s n is equal to 1, n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to n - 1, तो 0 to 1 - 1 0, l की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। m की वैल्यू -l to l, तो -0 to -0 तो ये भी 0 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या होगी, +-1/2। क्लियर है ना इतना सबको। for 2s, if you talk about for 2s, तो 2s के लिए n की वैल्यू तो 1 हो रही, बट l की वैल्यू आप क्या लोगे,
सॉरी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या होगी 0 to n minus 1 means 2 minus 1, n की वैल्यू 2 है ना, तो 0 to 2 minus 1 that is 1, तो यानी 0 1 हो जाएगा। तो l की वैल्यू जो 0 होगी वो किसके लिए होगी, l की वैल्यू 0 और 1 दो आ रही है, तो 0 जो वैल्यू होगी वो 2s के लिए होगी, 1 जो वैल्यू है ना ये आपका 2p के लिए होगा, दिस इज फॉर 2p। तो p सबसेल के लिए अगर हम पूछें कि एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होगा या एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा p सबसेल के लिए, तो 1 होगी उसकी वैल्यू। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर p सबसेल इज, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये काफी ज्यादा जनरल साइंस में आजकल क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह क्वेश्चंस पूछ लेते हैं द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर फॉर s सबसेल p सबसेल, वो आपसे यही पूछेगा पूरा एकदम डिटेल में, आपसे बस यही पूछ लेगा कि वैल्यू क्या होगी इसकी p सबसेल के लिए, कितना हो जाएगा 1, कौन से क्वांटम नंबर की, एजिमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि m इज इक्वल टू कहां से कहां तक होगा, अब माइनस l टू l, तो माइनस l की वैल्यू 0 और 1 है, मतलब मैक्सिमम कहां तक है 1 तक है, तो माइनस 1 to 1। लेकिन देखो l की वैल्यू जो है वो 0 है, किसके लिए 2s के लिए, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्लियर है। तो इसके लिए s वाली वैल्यू हम लेंगे, m की वैल्यू -0 to 0 0, s की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1/2। तो देखो ये 2s और 1s में क्या चेंज हो रहा है, l सेम है, m भी सेम है, s भी सेम है, केवल बस आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल चेंज, और नेक्स्ट पूछेगा कि दिस एजिमुथल क्वांटम नंबर विल चेंज, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल चेंज। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज फॉर 2p, इफ यू टॉक अबाउट फॉर 2p, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, l इज इक्वल टू क्या होगा जी 0 to n minus 1, 0 to 2 minus 1, लेकिन l इसके लिए क्या हो जाएगा 2p के लिए 1 हो जाएगा, और जब l होगा 1 तो m कितना हो जाएगा -1 to 1, तो अब इसके लिए होगा m -1 0 और 1, समझ में आया सबको। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1/2। अब देखो 1/1 इसको हम बताते भी चलते हैं, देखो s में एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। s में जो 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं ये आपका होता है ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल। s में जो ऑर्बिटल होता है वो 1 होता है, और इसका l जो होता है वो 0 होता है, और m भी इसका क्या होगा 0। सबको समझ में आ रहा है। और s इसका +-1/2 होगा, ये हमने देखा। इसके लिए भी सेम है, यू कैन ड्रॉ, लेकिन p के लिए अगर हम देखते हैं तो p में अगर देखेंगे तो आपके 3 होंगे, n इसके लिए 2 होगा, लेकिन ऑर्बिटल जो होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल p में 3 होंगे। एक होता है आपका px, py एंड pz। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जो शेप होता है ना इस ऑर्बिटल का वो इस तरह से होता है, दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर नेगेटिव x एंड दिस इज योर नेगेटिव y। ये आपका शेप जो होगा इस ऑर्बिटल का वो इस तरह से होता है, sx बोल सकते हैं, sxy। तो ये शेप स्फेरिकल शेप का होता है और इस तरह का ओरिएंटेशन होता है, क्लियर है ना। लेकिन ये आपका px, py और pz, इसका ओरिएंटेशन कैसे होता है, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट और नॉट। इसमें देखो px, py, pz, तो इसको अगर हम बनाएंगे नंबर 9 पे, तो दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर नेगेटिव ऑफ x, दिस इज योर नेगेटिव ऑफ y। इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, इस तरह का होगा px, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन आपका इस तरह का हो जाएगा, दिस बिकम्स py, ठीक है जी। और pz आप इसको यहाँ तक भी बना सकते हो, ओरिजिन के लॉन्ग भी बना सकते हो, ऐसे भी बन सकता है ये, दिस यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, यहाँ पे इस तरह से px हो जाएगा, ये py हो जाएगा, एंड pz जो है वो एक z एक्सिस इस तरह से होता है आपका, तो इसके लॉन्ग हो जाएगा फिर ऐसे, ठीक है ना। पता है ना आपको, दिस इज योर x एक्सिस और ये होता है y एंड दिस इज योर z। नो एक्सिस आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। तीनों एक्सिस क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस पॉइंट इज क्लियर ना। तो इसके लिए px, py, pz, तो m जो होता है ना -1 वो इसके लिए होगा, m इज इक्वल टू -1 इसके लिए होता है,
m इज इक्वल टू 0 इसके लिए होता है और m इज इक्वल टू 1 इसके लिए होता है। क्लियर है सबको? 4 अब ज़्यादा नहीं बता रहे इसमें, 3p तक बता रहे हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसके प्रिंसिपल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर और 3s 2p में 2p तक में होता है, उसके बाद क्या होता है आपका, इसलिए कि देखो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये आपका बताता है Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है क्या कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें एक का स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का स्पिन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ताकि एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करे, वो कैंसिल आउट करे। इसलिए कि जब भी देखो समझो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जब भी इलेक्ट्रॉन्स समझो क्यों ऐसा होता है, स्पिन क्यों कैंसिल होना जरूरी होता है, बिकॉज कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बनाते हैं। इसी के बेसिस पे आपको पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायमैग्नेटिक डिफाइन करते हैं। विच सब्सटेंस इज नोन एज पैरामैग्नेटिक एंड विच सब्सटेंस इज नोन एज डायमैग्नेटिक। क्लियर है सबको? तो पैरामैग्नेटिक मींस व्हाट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इलेक्ट्रॉन का अगर ये मूवमेंट होगा तो व्हाट इज दिस, दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, तो ये जब ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल मींस अब जब चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा कैसा, एक सर्कुलर लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जब भी सर्कुलर एक करंट की तरह क्या करेगा, फ्लो करेगा, यू कैन से। और जब करंट की तरह, ये समझ लो कि आपका वायर है सर्कुलर, और वायर जो है वो सर्कुलर मींस सर्कुलर करंट फ्लो हो रहा है। यू नो दैट ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, I is equal to Q upon T. All of you are aware of this कि I is equal to Q upon T. तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, तो जब सर्कुलर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। बताया था पिछले क्लास में। ये देखो आपका इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो देखो इसके टुवर्ड्स में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मींस जब भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ट द प्लेन ऑफ द पेपर, यू कैन सी। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। एंड जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस तरह से मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा, तो उस केस में आप देखो एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर, यू कैन सी दैट आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, मास भी सेम है, एज ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। सबको पता नहीं है सब चीजें कि मास भी सेम होता है, चार्ज भी सेम होता है, तो दोनों के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के मूवमेंट को, एक दूसरे के डाइपोल को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। डाइपोल इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वी कैन सी, तो वो डाइपोल अट्रैक्ट फोर्स एक तरह से कहते हैं उसको कि डाइपोल जब भी फोर्सेस पेयर में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाइपोल फोर्स, ठीक है, या डाइपोल मूवमेंट भी हम उससे बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है उसमें उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो कपल ऑफ फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कि वो फोर्सेस जो है वो डाइपोल मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में फाइंड आउट करते हैं ना CH4 मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, लीनियर, ये सब आपने नहीं पढ़ी, sp होगा तो लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp2 होगा, ये सब पढ़ा ना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप एंड सिमेट्री के बारे में। तो उसमें डाइपोल मूवमेंट भी देखा जाता है, कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 होगा और कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। तो जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कि कौन सा सब्सटेंस जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा सब्सटेंस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या कैंसिल आउट हो रही है तो उसका डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है, और डाइपोल मूवमेंट जब 0 होता है तो उसको उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि पोलर मॉलिक्यूल है। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। तो इसलिए जो है ना ये सब्सटेंस ये डिनोट करता है कि कोई भी एटम जो है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, दिस डिनोट्स। समझ में आया सबको कि कौन सा सब्सटेंस जो है कौन सा एटम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सा डायमैग्नेटिक। जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इसलिए कि उसका मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वो किसी न किसी के साथ ज्वाइन करना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा, या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को।
क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करता है? इसलिए कि उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है पैरामैग्नेटिक, वो हो जाता है, उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है, इसीलिए वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है, किसी के पास फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हैं, तो वो क्यों चाहेगा किसी के साथ बॉन्ड बनाना और किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना? समझ में आ रहा है? जिसको जरूरत है वो शेयर कर रहा है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है एज वेल एज जिसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज है। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इन दोनों का स्पिन का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो आपका जीरो हो जाता है। तभी एटम जो है अपने आप में क्या होता है, स्टेबल आप होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो उसके चारों तरफ घूमते भी रहते हैं, रोटेट भी करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं पॉइंट? ओके, तो ये आपका हो जाएगा px py p6। अब ps के लिए देख लो, सेम एज n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0 to 3 minus 1। तो इसके लिए तो आपका जीरो ही हो जाएगा, l इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट दिस, m क्या हो जाएगा 0, s इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यू कैन राइट डाउन दिस। अब देखो 4s, तो 4s के लिए क्या होगा आपका n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू पैरामैग्नेटिक से भी क्वेश्चन आते हैं डायमैग्नेटिक से, याद रखना। n इज इक्वल टू 4, 3p लिख लो, 3p, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसके लिए l 1 होगा, p के लिए क्या होता है l की वैल्यू 1 होती है, m की वैल्यू क्या होगी आपकी, m की वैल्यू माइनस l टू l, तो माइनस l टू l मीन्स माइनस 1 to 1, तो माइनस 1 to 1 मीन्स माइनस 1 0 1, और s क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको समझ में आया? तब देखो इसमें 3p में हमने देख लिया, तो ये क्या होगा आपका 3 होंगे ऑर्बिटल्स, तो ये आपका हो जाएगा 3px 3py एंड 3pz। दिस यू कैन से 3px 3py 3pz, और ये हो जाएगा आपका 3s। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि फॉर 3d के लिए आप देखेंगे n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या होगी d ऑर्बिटल्स के लिए। व्हाट वी कैन से अबाउट द वैल्यू ऑफ l, तो d के लिए जैसे p के लिए l की वैल्यू 1 हुई, तो अब देखो l इज इक्वल टू 3 है, तो l की वैल्यू 0 to n minus 1, तो 0 1 2 तीनों पॉसिबल है। 0 किसके लिए, s सब सेल के लिए, 1 किसके लिए, p सब सेल के लिए। व्हाट अबाउट द 2, l की वैल्यू 2 किसके लिए होगी, तो l इज इक्वल टू 2 फॉर d सबसेल। You can write down कि n की वैल्यू 3, n is equal to 3, l is equal to 2 and n is equal to minus 2 to 2, and this becomes minus 2 minus 1 0 1 and 2, and we know that the spin of an electron present in this orbit will be plus minus 1/2 because that would be in both the direction clockwise as well as anti-clockwise. This point is clear now? You can draw the orbital structure of this for 3D orbital. ठीक है ना? This becomes what? अब इसमें देखो आपका होता है 3px, ये 3dx 3dy, ठीक है, और 3d आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपको कोई जरूरत नहीं लिखने की y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और 3dz स्क्वायर होता है ये लास्ट का। तो देखो सबसे पहला जो होता है वो -1 होता है, सॉरी -2, इसमें हो जाएगा -1 फिर 0 1 एंड 2। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। समझ में आया आपको? स्पिन तो आपका प्लस माइनस 1/2। एंड द नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू बाय योरसेल्फ, आई कैन थिंक ऑफ दैट, कि अब जो है वो आप अपने से इसके आगे का पार्ट कर सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, अब इसके ऊपर जो है जो हमारे रूल्स हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रूल्स तो 2 रूल्स हैं इसमें, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है एज वेल एज हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। तो पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? Can you explain me any part Pauli exclusion principle? Yes. ऑर्बिटल्स की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स को एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। Pauli above principle, yes you are right. Above principle, तो 3 प्रिंसिपल है इसमें, हम लोग पढ़ेंगे ऑफ बो प्रिंसिपल, दूसरा है पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। नहीं आएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन इसके बॉन्ड नहीं है, सब इसी में से आएंगे। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस
नेक्स्ट है इसका आपका अबाउ प्रिंसिपल। Orbitals are filled according to their energy level, means electrons are filled in the respective orbitals according to their energy level। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं, कैसे फिलअप होंगे? उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, कि उनके एनर्जी लेवल उसमें क्या होगी, कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल कम है, जो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सबसे कम होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कैसे होंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि सबसे पहले जो है सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की। 1s के बाद जो है एनर्जी किसकी होगी, 2s की। 2s के बाद 2p की एज वेल एज 3s की एज वेल एज उसके बाद किसकी होगी, 3s के बाद एनर्जी 3p की एज यू कैन से, तो एंड सो ऑन। क्लियर है ना? सबसे कम एनर्जी आपकी होगी p की एज वेल एज उसके बाद मतलब सबसे कम एनर्जी होगी आपकी s की, उसके बाद p की एज वेल एज d की, उसके बाद ज्यादा होगी f की। तो अबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो एनर्जी का ऑर्डर है, मींस इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के फॉर्म में वो बढ़ेगा, मींस जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप होगा, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे फिलअप होते जाएंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ, उसके बाद दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो जाएगा, इसलिए कि अब आगे वाले ऑर्बिटल में जाने के लिए इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए 2s को, तो 2s में भी फिर ऐसे ही फिलअप होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे कि ये जो है अभी बताएंगे इसके बाद, अबाउ प्रिंसिपल के बाद ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा पेयरिंग बना रहे हैं। ठीक है, पोलर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अबाउ प्रिंसिपल बस ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो जो एनर्जी का ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा फिलअप होगा, जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले ऑर्बिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होगा, और जिसकी ज़्यादा होगी उसमें बाद में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, फिलअप होते जाएंगे। दैट यू कैन से यस, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना? ओके, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें लिख लो, अबाउ प्रिंसिपल बस ये बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड in the orbital according to their increasing order of energies, according to their increasing order of energies। तो increasing order of energies of the orbital, तो ऑर्बिटल के जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिलअप करेंगे। ये आपका हो जाएगा, तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 2s में भरेगा, उसके बाद इनका ये कहना था अबाउ का भी पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे, उसके बाद 3s में 2p में भरेंगे, उसके बाद आपका इसमें फिलअप होगा 3s में, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन देखो आप इसमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउ प्रिंसिपल के बाद आपका आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल Pauli exclusion principle, yes, what about Pauli exclusion principle? Pauli exclusion principle बोलता है कि पेयरिंग जो है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट कब होगा, जब किसी भी एक ऑर्बिटल्स में जो है नंबर ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो भी रोटेशन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिलअप हो जाएंगे, तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आपको बताता है कौन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि पेयरिंग जो है स्टार्ट तभी होगी जब किसी भी एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, तब जाके दूसरे में भरेंगे, उसके बाद जो है तीसरे में, जैसे हमें 2p और उसके बाद जो है 3d में अगर इलेक्ट्रॉन को भरना है या 2p में ही भरना है, तो 2p में कितने हो जाएंगे आपके ऑर्बिटल, 2p में आपके 3 हो जाएंगे सब ऑर्बिटल, 2px 2py जो भी आप 2pz बोलते हैं,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होगा, तो सबसे पहले इसमें फिलअप होगा 2px में, उसके बाद होगा 2py में, उसके बाद होगा 2pz में, उसके बाद से पेयरिंग स्टार्ट होगी। समझ में आया? तो ये आपका होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आया ना? तो ये चीज है। और लास्ट आपका होता है होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट इज होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, देखते हैं इसमें। होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में तो ये बोलते हैं कि नो टू सेम इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम क्वांटम नंबर, मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के जो क्वांटम नंबर होंगे वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो मीन्स इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे अगर 1s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये है ना प्रेजेंट, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s में, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी क्वांटम नंबर डिफरेंट, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई भी जो है कोई भी एक सबसेल में, जैसे एस सबसेल, इफ यू टॉक अबाउट द सबसेल लाइक एस सबसेल में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के जो 4 क्वांटम नंबर होंगे और 4 क्वांटम नंबर वो सेम नहीं होंगे, इसलिए कि आपको पता है ना 1s के लिए क्या होगा, n = 1, l = 0, m = 0 as well as s = अब इसके लिए +1/2 हो जाएगा, बिकॉज स्पिन इज व्हाट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी कैन राइट डाउन कि +1/2 होगा, और इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये शो कर रहा है तो इसकी स्पिन हो जाएगी -1/2। तो सो वी कैन से दैट कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर, तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आया। और होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बताता है किसी भी एक सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो सकते हैं, एक जो है वो एक सब सेल में जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका हो गया, समझ में आया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा देंगे इसको, ये पार्ट जो है समझ में आ गया ना सबको। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो आपका ट्रांजिशन है, ठीक है। ट्रांजिशन में आपको पढ़ना है पहला सीरीज, जैसे लाइमन सीरीज, ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जैसे लाइन स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में उसको इमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है, तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम भी पढ़ने हैं, वो आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस उसमें आपको विजिबल लाइट रेंज और उसके बाद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, लाइमन सीरीज, बार्गमन सीरीज, पास्टन सीरीज, फिर उसके बाद पास्टन के बाद आता है आपका हम्फ्रे, ठीक है, हम्फ्रे भी बोलते हैं लोग, फंड सीरीज, PFUND लास्ट होता है। तो ट्रांजिशन कौन से n = कौन से सेल में होगा, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे, लास्ट में हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं पूछा जाता है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे थोड़ा सा बाद में, वो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा वो, ठीक है। आपको अलग से पूछना होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आपको पढ़ा होगा आपने कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, फिर उसके बाद sp3, sp3d, sp3d2, ऐसे। तो उसमें लोन पेयर के देखो, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसा होता है, शेप आपका हो जाता है लीनियर, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर में एंगल होता है 180 डिग्री, तो सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, sp में काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं sp2 में। तो sp2 में जो है लोन पेयर, जैसे H2O का आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो ऐसे होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर H2O का, लेकिन बेंट V शेप होता है। H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है 108.5 डिग्री होता है, तो उस तरह से आपका शेप हो जाता है बेंट V से। तो उसी तरह से सबका CO2 का अपना हो जाता है अलग ट्राइगोनल, तो CO2 का आपका शेप हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के ऊपर वो डिपेंड करता है, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और ये तो बताएं कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो बता चुके हैं आपको, इसके पीछे इसके पहले वाले पार्ट में तो अभी बताया है ना,
आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो बता ही चुके हैं। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का पूछा जाता है। तो पोलर में क्या होगा, जिसका डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होता है वो पोलर होगा, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो पोलर में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो फ्लोरीन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। उसके बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 के अप्रॉक्स में मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन क्यों माना जाता है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सबसे लिस्ट कौन सा होता है, यस ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से जो है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल कौन सा है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। आयनिक रेडियाई के बारे में पूछ लिया जाता है, एटॉमिक रेडियाई जो है इसके बारे में, तो सर हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये समझ में आया ना आपको, विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हम लोग आगे रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। हो गया।